जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर अवैस अमीन और आप देख रहे हैं अमेज़ॉन एफबीए प्राइवेट लेवल के कोर्स को इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज के चैनल के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने जो शीट की डिस्कशन की थी कि किस तरीके से हीलियम 10 से सेरेब्रो का डाटा फेच किया जा सकता है, किस तरीके से उसके ऊपर हम रेलेवेंसी का फॉर्मूला लगा सकते हैं। फिर ऊपर कुछ मैंने डाटा पॉइंट्स को मेंशन किया था कि किस तरीके से हम उन डाटा पॉइंट्स को कलेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि ब्रांड नेम, एसएन, उसकी बीएसआर कितनी है, बेस्ट सेलर रैंक लास्ट 3 महीनों का, प्राइस कंसिस्टेंट क्या है। अभी तो प्राइस नजर आ रही है, हो सकता है कि वो Q4 की वजह से या जिस तरह ईद के करीब कीमतें पाकिस्तान में बढ़ जाती हैं, वैसे ही प्राइस उधर बढ़ गई और हालांकि एक्चुअल प्राइस कम हो। फॉर एग्जांपल क्रिसमस के करीब आके प्राइस $30 पे चलेगी, एक्चुअल प्राइस $22 की हो। आप $30 के हिसाब से उसको समझ के सोर्सिंग कर लें, उसके हिसाब से चाइना में डील वगैरह तय कर लें, अपने सामान मंगवा लें, और फिर आपको जाके पता चले कि नहीं, एक्चुअल प्राइस तो $22 थी, ये तो सब $8 क्रिसमस की वजह से ऊपर रख के बेचे थे। तो अच्छा खासा पूरी इन्वेंट्री जाया होने का खतरा है। इसलिए वो एक टर्म जरूरी थी कि आप मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइस देखें, और वो बाकी सारे डाटा पॉइंट्स को डिस्कस किया। अब उसके बाद आज हम अपने, जिस तरह हमने स्टार्टिंग में प्रोडक्ट हंटिंग के तरीकों को देखा, फिर प्रोडक्ट एवेल्युएशन के मल्टीपल तरीकों को देखा, आज हम इसने प्रोडक्ट एवेल्युएशन बेसिकली तीन तरीकों पर या तीन कंपोनेंट्स पे, तीन हिस्सों पर कंसिस्ट करती है। पहला जो अभी हम आजकल एवेल्युएशन कर रहे हैं वो अमेजोन के डाटा पॉइंट्स के ऊपर है, अमेजोन की हद तक रहते हुए डाटा पॉइंट्स के ऊपर है। सेकंड स्टेज पर फिर आ जाएगा डिजाइन को सिलेक्ट करना, डिजाइन को पसंद करना, कौन सा डिजाइन लॉन्च करना चाहिए, कौन सा डिजाइन नहीं करना चाहिए। थर्ड नंबर पर सेक्शन आ जाएगा ट्रेडमार्क का और पेटेंट का, कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये कहीं किसी ने इसका ट्रेडमार्क तो नहीं करवाया हुआ, किसी ने इसका पेटेंट तो नहीं करवाया हुआ। उसके बाद हमारा फैसला मुकम्मल होता है इन तीन हिस्सों की जांच पड़ताल के बाद, कि हमने किसी एक प्रोडक्ट में जाना भी है या नहीं। तो आज हम जो है वो जो पहला हिस्सा है अमेजोन के डाटा पॉइंट्स की वैल्यूएशन, उसके क्राइटेरिया को डिटेल से डिस्कस करेंगे। इधर मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ, और ये मैंने कुछ डाटा पॉइंट्स बना लिए हैं एवेल्युएशन पॉइंट्स के नाम से। ये शीट वीडियो के साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी शेयर हो जाएगा। अब मैं इसको ज़रा जूम इन अगर कर लूँ, तो मैं इसको साथ साथ आपके रीड आउट करता जाऊंगा, ताकि चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग में आसानी रहे। जी, तो आए इसको एवेल्युएशन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। तो पहला वैल्यूएशन पॉइंट ये है कि जो भी प्रोडक्ट आपने फाइनल की है उसमें अमेजोन की डोमिनेंसी नहीं होनी चाहिए। अमेजोन की डोमिनेंसी का क्या मतलब है कि अगर टॉप के 5 स्पॉट हैं उनमें तीन या तीन से ज्यादा स्पॉट्स पे जो सोल्ड बाय amazon आ रहा है, वरना हमने देखा था कि फुलफिल्ड बाय amazon एंड सोल्ड बाय ब्रांड नेम होता है बाय बॉक्स में, राइट साइड पे प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन के पेज पे। तो अगर उधर amazon आ रहा है तो इसका मतलब कि amazon उस नीश को डोमिनेट कर रहा है, हम उसमें जाना नहीं प्रेफर करेंगे। अच्छा, दूसरा क्राइटेरिया बिल्कुल सिमिलर है, लेकिन इसमें फर्क यह है कि अमेजोन की बजाय किसी एक ब्रांड नेम की प्रोडक्ट, लेट से मैं लेमन स्क्वीजर लीमू निचोड़ बेच रहा हूँ, और उसमें पहले स्पॉट पर भी मेरे ब्रांड का लीमू निचोड़ है जो लकड़ी का है, दूसरा पर भी मेरे वाला लेमन स्क्वीजर है जो कि प्लास्टिक का है, थर्ड पे भी मेरे ब्रांड की है जो कि स्टेनलेस स्टील का है। तो ये काइंड ऑफ शो करता है कि मेरे ब्रांड की इस पर्टिकुलर नीश में वो अथॉरिटी है, वो ऑथेंटिसिटी है, कि लोग ज्यादातर मेरे से ही खरीदना पसंद करेंगे। जिस तरीके से आप डायपर हमेशा पैम्पर का ही लेना पसंद करते हैं, स्कॉच ब्राइट को ही खरीदना पसंद करते हैं, उसके बाहर किसी दूसरे ब्रांड की तरफ नहीं जाते, इसी तरीके से इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डोमिनेंसी है ब्रांड की, तो हम उसमें फिर इसको अवॉइड करेंगे। अच्छा, इधर मैं एक और बात करना चाहूंगा, जो बाकी दो ब्रांड्स होंगे, दोज ब्रांड्स शुड बी अर्निंग वेल। मतलब ऐसा ना हो कि ठीक है, हम आपने कहा जी दो या तीन लिस्टिंग है टॉप 5 में अमेजोन की या बाकी ब्रांड की, तो बाकी तो दो हैं वो कमा रहे हैं, वो एग्जिस्ट कर रहे हैं, तो हम इसमें चले जाते हैं। बाकी दो ना सिर्फ एग्जिस्ट कर रहे हो टॉप रैंक्स में, बल्कि कमा भी रहे हो, ये जरूरी है। क्योंकि अगर वो कमा रहे हैं तो इसका मतलब कि ब्रांड डोमिनेंसी वाला एलिमेंट नहीं है, हम भी कमा सकते हैं। लेकिन अगर वो चौथे पांचवें नंबर पर बैठे तो हैं, या टॉप 5 में किसी भी दो स्पोर्ट्स में बैठे तो हैं, लेकिन कमा सिर्फ ब्रांड या अमेजोन ही रहा है, तो वो देन अगेन दैट इज अ नो गो। ठीक है।
अच्छा, थर्ड नंबर पर पॉइंट आ जाएगा जो मैंने एक्सरे के, जिस वीडियो में हीलियम 10 के एक्सरे को डिस्कस किया था, उस वीडियो में इसको प्रॉपर्ली एक्सप्लेन किया था कि रेवेन्यू विल ऑलवेज बी वेट बाय रिव्यूज। ऐसा ना हो कि जितने भी बंदे कमा रहे हैं हमारे टारगेट रेवेन्यू या उससे ऊपर, उनके रिव्यूज 3-4 हजार हैं। क्योंकि अगर 3 हजार किसी के रिव्यूज हैं तो मुझे वो रिव्यू नंबर, लेट से मैं महीने के 1000 यूनिट बेचता हूँ और अमेजोन पे 1 या 2% की रिव्यू वेलोसिटी है, तो मैं उसके ऊपर जो है वो तकरीबन 10-15-20 रिव्यूज ले रहा हूँ। अब इस अगर स्पीड से चलता जाऊंगा तो 2000 रिव्यूज लेने में तो शायद मुझे ठीक ठाक टाइम लग जाएगा, 2-3 साल लग जाएंगे। तो अगर मुझे ये नजर आ रहा है कि कोई भी बंदा 2000 रिव्यूज से नीचे वाला नहीं कमा पा रहा, तो इसका मतलब बायर उन लोगों से खरीदना पसंद कर रहे हैं जिनके रिव्यूज नंबर ज्यादा हैं। अब दो रास्ते हैं, या तो मैं कोई ऐसी नीश ढूंढ लूं जिसमें कम रिव्यूज वाले भी कमा रहे हो, तो मैं, मुझे पता मैं जल्दी मेरी अर्निंग, मेरा रेवेन्यू स्टार्ट हो जाएगा। या अगर मैं, मेरा जद्दी पुश्ती काम ही यही है, मेरे आबा अजदाद का काम ही यही है, मैंने इसी प्रोडक्ट को ही लॉन्च करना है, तो फिर मैं मेंटली प्रिपेयर हो जाऊंगा कि मुझे शायद 1-1.5 साल के लिए इस बिजनेस में लॉस उठाना पड़े रिव्यूज वगैरह लेने के लिए, और फिर उसके बाद मेरा रेवेन्यू शुरू होगा। तो आपके लिए रिकमेंडेशन ये है कि अगर आपको कोई भी ऐसा कम से कम भी 3 से ऊपर ऐसे सेलर ना नजर आए जिनका रेवेन्यू कोई $10,000 से ऊपर है और जिनके रिव्यूज 500 के करीब हैं, तो आप उस प्रोडक्ट को स्किप कर देंगे। ये थर्ड वैल्यूएशन पॉइंट है। चौथा वैल्यूएशन पॉइंट है कि जो रेटिंग है, रेटिंग 4.5 से नीचे नहीं होनी चाहिए। आइडियली 4.3 से नीचे जब रेटिंग जाती है तो अमेजोन के स्टार 4.5 की बजाय 4 नजर आने लग जाते हैं रेटिंग के। और 4 स्टार रेटिंग का एक अच्छा खासा नेगेटिव इम्पैक्ट होता है आपकी कन्वर्जन के ऊपर। मतलब पहले अगर आपको 100 में से 20 बंदे आके खरीदे थे प्रोडक्ट, तो अभी शायद सिर्फ रेटिंग कम होने से 13 हो जाएंगे, क्योंकि लोगों को शक होगा कि ये प्रोडक्ट की क्वालिटी शायद खराब है। जिस तरीके से दराज के ऊपर हम लोग शॉपिंग करते हैं, तो सेम पैटर्न इधर भी चलता है। तो हम मेक श्योर करेंगे कि रेटिंग जो है वो 4.5 से कम ना हो। अब इधर ये रेटिंग से रिलेटेड ही फर्दर पॉइंट है, पांचवा पॉइंट, कि अगर तो रेटिंग 50% से कम है बंदे जिनकी रीजन जो है वो जिनकी प्रोडक्ट जो रेटिंग है वो 4.5 से कम है, मतलब हाफ सेलर्स की रेटिंग 4.5 से कम है, बाकी हाफ की अच्छी है, तो हम पे रिव्यूज में जाके देखेंगे कि उनकी क्या रीजन है। हो सकता है कि वो एक पर्टिकुलर डिजाइन की रेटिंग खराब हो सकता है कि उन सेलर्स का कोई मसला हो जिसको वो केटर कर ना कर पा रहे हो, और हम उसको सोल्व कर लें, तो हमें पता होगा कि अच्छा यार इस वजह से इनकी नेगेटिव रेटिंग आ रही है, मैंने इस मामले को फिक्स कर लिया और अब मेरी रेटिंग अच्छी ही आएगी। लेकिन अगर मोर देन 50% सेलर्स हैं जिनकी रेटिंग 4.5 से कम है, तो मतलब एक ओवरऑल ही नीश में इशू है जिसको कोई भी बंदा फिक्स नहीं कर पा रहा, तो उस टर्म में ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हो जाएगी, नो गो है। तो ये तकरीबन चौथा क्राइटेरिया की एक्सटेंशन है। फिफ्थ पॉइंट। सिक्स पॉइंट पे आ जाए, प्राइस पे। वी नीड टू हैव अ जस्टिफिकेशन। इफ समवन इज सेलिंग चीप देन व्हाई, इफ समवन इज सेलिंग एक्सपेंसिव देन व्हाई। रीजन हाई रिव्यूज हो सकते हैं, हाई वैल्यू हो सकती है, पैकेजिंग हो सकती है, एक्सेट्रा। कंसिस्टेंट प्राइस वैल्यू शुड ऑलवेज बी एडेड। जो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि आप $30 की प्राइस समझ के आपने उसके हिसाब से सोर्सिंग करके प्रोडक्ट लॉन्च कर दी, फिर पता चला नहीं मैंने तो उसका ग्राफ देखा ही नहीं हीलियम 10 का या कीपा का, और इन एक्चुअल तो उनकी प्राइस $22 है। अगर मैं लास्ट 1 साल 1.5 साल की हिस्ट्री देखूं तो गलत सोर्सिंग कर ली। तो उस वजह से अगर किसी की प्राइस एबनॉर्मली कम है, हो सकता है उसने 7 दिन के लिए डील चलाई हो, दोबारा अपनी प्राइस ऊपर ले आए। अब आप कह रहे हैं इस बंदा $22 की प्रोडक्ट में, ये बंदा $15 की प्रोडक्ट बेच रहा है, तो मैं इसके हिसाब से सोर्सिंग करूँ, सोर्सिंग नहीं होगी, आप प्रोडक्ट छोड़ देंगे। हालांकि अगर आप उसका 1.5 साल का डाटा देखते तो आपको पता चलता है कि वो शायद हर 2-3 महीने बाद एक हफ्ते के लिए कोई डिस्काउंट चलाता है, अमेजोन की प्राइम डील चलाता है, लाइटनिंग डील चलाता है, या 7 डे डील चलाता है, जिसकी वजह से वो आवाम को डिस्काउंट देता है। ऐसा नहीं है कि उसको इस प्राइस पे सक्सेसफुल सोर्सिंग मिली हुई है। तो ये चीज आपको प्राइस की अंडरस्टैंडिंग में काफी हेल्प करेगी। अच्छा, बीएसआर आ गया। बीएसआर, बेस्ट सेलर रैंक टू कंपेयर द ग्रोथ रेट। कम से कम 5-6 सेलर होने चाहिए जो कमा रहे हो, जिनका अच्छा ग्रोथ रेट हो। आइडियली तो 10-12 से ऊपर होने चाहिए, लेकिन ये मिनिमम है, और अगर इतने बंदे भी नहीं कमा रहे तो हम इस प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे। अच्छा, अब ये तीन आगे सिनेरियोस को डिस्कस किया गया। आइडियल केस सिनेरियो है कि कम से कम 15 बंदे अच्छा कमा रहे हैं मार्केट में, और 500 से कम रिव्यूज के साथ भी बंदे हैं जो कि अच्छा अर्न कर रहे हैं। तो मतलब मुझे अच्छी अर्निंग के लिए इतने ज्यादा रिव्यूज भी नहीं लेने पड़ेंगे, और मार्केट में 15-20 बंदे भी कमा रहे हैं, तो रेवेन्यू काइंड ऑफ, मार्केट की डेप्थ अच्छी है, रेवेन्यू अच्छा वेल डिस्ट्रीब्यूटेड है, और मैं ये प्रोडक्ट amazon के डेटाबेस के लिहाज से पास है। दूसरा सिनेरियो पर आ जाते हैं, वेरी गुड सिनेरियो।
वेरी गुड सिनेरियो में है कि 15 सेलर्स कमा रहे हैं और 3-4 सेलर हैं जो कि अच्छा अर्न कर रहे हैं, लेकिन रिव्यूज एवरेज 500 नहीं 800 1000 इसके करीब करीब हैं। तो चलो मुझे शायद 1-2 महीने ज्यादा, 2-3 महीने ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ जाएगी, लेकिन उसके बाद मैं इस प्रोडक्ट में सस्टेन कर जाऊंगा। अच्छा, नो गो सिनेरियो ये है कि जब आपकी मार्केट की डेप्थ ही कम है। डेप्थ कम का मतलब कि सिर्फ 4-5 बंदे टॉप के ही कमा रहे हैं, बाकी सारे बंदे नीचे सफर कर रहे हैं, और किसी भी सेलर की लेस रिव्यूज के साथ कोई अर्निंग है ही नहीं। मतलब सिर्फ वही अर्न कर रहा है जिसका 2-3-4 हजार रिव्यूज है, तो उस केस में हम अगेन प्रोडक्ट को ड्रॉप कर देंगे। 11th पॉइंट पे आ जाएं। मेजर वैल्यू इज मोस्ट कंसिस्टेंट प्राइस इफ करंट प्राइस हाई। फिर दो रीजन है, या तो लॉजिस्टिक का या सीजन का, एंड मेक श्योर कंपेरेटर की लिस्टिंग 6 महीने से पुरानी हो। एक तो आप कभी भी किसी ऐसे बंदे को, कंपेरेटर को कंसीडर स्टैट्स नहीं करेंगे जिसकी लिस्टिंग अभी 1 महीने 2 महीने पहले आई है, 3 महीने पहले आई है। हो सकता है वो मार्केटिंग के ऊपर अग्रेसिवली स्पेंड कर रहा हो सकता है कि वो एक्सटर्नल ट्रैफिक ला रहा हो, और ये सारी चीजें हम बाद में डिस्कस करेंगे, जिस वजह से उसके नंबर फेक हो। मतलब नेचुरल सेल नहीं उठा रहा है अमेजोन से, बल्कि सेल जनरेट कर रहा है। जिस तरीके से आपने देखा होगा लोकली कभी भी कोई दुकान का इफ्तिताह होता तो सही वो डिस्काउंट ऑफर्स चलाते हैं ताकि लोग अट्रैक्ट हो सकें। बाकी जो प्राइस का पॉइंट है उसको मैं इजीली डिस्कस कर चुका हूँ। जैसा मैंने कहा कि क्रिसमस के सीजन में लोगों की प्राइस बढ़ जाती हैं, या लेट से पीछे से शिपिंग की कॉस्ट महंगी हो गई है चाइना या कोविड के चक्कर में, उस वजह से थोड़ी प्राइसेस बढ़ गई, फिर नॉर्मल आ जाएंगी। तो इन फैक्टर्स को जेहन में रखना जरूरी है। अच्छा जी, 12th पॉइंट है कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम परसेंटेज। कम से कम 3 से 5 सेलर्स हों जिनका कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम, जो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि कैसे देखना है, कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम उनका लेस देन 70% हो। अगर सारे के सारे सेलर्स ही 100% जो है वो सर्च वॉल्यूम को कैप्चर करके बैठे हैं, मतलब हर बंदा जितने अवेलेबल कीवर्ड्स है जिनके थ्रू अमेजोन की लिस्टिंग पे ट्रैफिक आ सकती है सबको डोमिनेट करके बैठा हुआ है, तो बैरियर टू एंट्री काफी कम है। ये नहीं कि प्रोडक्ट हमारी बिल्कुल रिजेक्ट हो जाएगी, लेकिन अगर आपके पास 3-4 ऑप्शंस हैं और आप ऐसी प्रोडक्ट को प्रेफर करें जिसमें कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम कम से कम 3-5 सेलर्स का लेस देन 70% है, तो ये आपको एक कंपेरेटिव एडवांटेज देगा रैंकिंग में। अच्छा जी, पॉइंट नंबर 13 है, हमें सजेस्टेड बिड्स देखनी है मेन कीवर्ड पर। इसको हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे जब आपके पास अमेजोन का अकाउंट होगा, और हम सोर्सिंग के बाद, मतलब देखना आपने डेफिनेटली इसी स्टेज पे है, लेकिन इसकी वीडियो जो है वो मैं लेटेस्ट स्टेज पर रिलीज करूंगा। आपके पास इसके लिए अमेजोन का सर्च सेंट्रल का अकाउंट होना चाहिए, और आप फिर उसके ऊपर किसी भी लिस्टिंग को लिख के उसके साथ अटैच होते हैं, पिगी बैक करते हैं, और फिर वो लिस्टिंग आपके सर्च सेंट्रल में शो होना शुरू हो जाती है। तब जाके आप अपनी एडवर्टाइजिंग में उसके कीवर्ड्स को लिख के देख सकते हैं उसकी सजेस्टेड बिड्स कितनी है। तो इसके लिए डेफिनेटली अभी आपके पास अमेजोन का अकाउंट होना जरूरी है। आपका जो अमेजोन का मंथली प्लान है वो प्रोफेशनल होना चाहिए। ऑन बेसिस पर आप देख पाएंगे, तो अभी इसकी वीडियो मैं लेटर ऑन आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन जस्ट आपको दिखाने के लिए कि पिक्चर कैसे बनती है, ये मैंने रफली जो उसका पीपीसी के सजेस्टेड बिड्स हैं उनका स्क्रीनशॉट लगाया हुआ है। तो लेट्स से एक प्रोडक्ट है मेटल डिटेक्टर। ये अमेजोन पे कीवर्ड गूगल की तरह 3 मैच टाइप्स में आते हैं, इसको भी हम पीपीसी के सेक्शन में डिस्कस करेंगे। ये उनमें से एक ये एग्जैक्ट मैच है, ये जो है वो साथ ही फ्रेज मैच है और साथ ब्रॉड मैच है। तो इसके ऊपर ये आ रहा है कि मेटल डिटेक्टर के ऊपर एक क्लिक आपको 1.65 से $3.73 के बीच में पड़ेगा, और एवरेज आपकी 2.37 की बिड आएगी। तो हमें अंदाजा हो जाएगा कि कितना ज्यादा कंपेरेटिव ये नीश है, इसमें एडवर्टाइजिंग कितनी कंपेरेटिव है। अब इसमें की टेक अवे सिंपल है, अगर तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो सेम डिजाइन है तो आप एक्सपेक्ट करें हर 5 क्लिक के ऊपर आपको एक ऑर्डर आ जाएगा। और अगर फॉर एग्जांपल नेल या कील आप बेच रहे हैं, दीवार वाले कील, तो आपको पता है सेम ही तकरीबन है, आपको 3 से 5 क्लिक के अंदर एक ऑर्डर आ जाएगा। और अगर आपकी प्रोडक्ट मल्टीपल डिजाइन है, जिस तरह फॉर एग्जांपल लेडीज बैग या इस तरह की कोई प्रोडक्ट, तो आपको 10 से 12 क्लिक्स में एक ऑर्डर आएगा। तो हम क्या करते हैं, हम इसको जो मिडल वैली वैल्यू है 2.37, इसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें आइडिया होगा कि अच्छा तकरीबन $20 लगा के मुझे एक ऑर्डर पड़ेगा।
अगर इस प्रोडक्ट में मेरा मार्जिन 30 से 35 डॉलर का नहीं है तो फिर मैं प्रोडक्ट को, मतलब 20 डॉलर से ऊपर का नहीं है तो मैं इसको ड्रॉप कर दूंगा। खास तौर पे अगर मेरा मार्जिन इसमें हाफ से भी कम है, लेट से 10 डॉलर से भी कम है, तब मैं डेफिनेटली इसको ड्रॉप कर दूंगा। क्योंकि अगर इवन 10 डॉलर भी मार्जिन होगा तो मैं 2-3 महीने ऑप्टिमाइज करके इसकी कॉस्ट को तकरीबन हाफ तक ले आऊंगा। उसकी हम सारी स्ट्रेटेजीज को बाद में डिस्कस करेंगे, और उधर से फिर मुझे प्रोडक्ट चलाना काम इजी हो जाएगा। तो ये अब उसी पॉइंट को मैंने इधर भी एक्सप्लेन किया हुआ है कि सजेस्टेड बिड आपकी हायर एंड की, उसको 3 की बजाय इधर आप 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, ताकि आपका ये सेम डिजाइन प्रोडक्ट्स के लिए है। और अगर आपकी प्रोडक्ट मल्टीपल डिजाइन है तो 7 से 10 क्लिक के ऊपर हमारा एक और रहेगा। हायर बिड के से मुराद है कि अगर हमारी सजेस्टेड बिड 0.65 है और रेंज 0.9 तक है तो हम 0.9 को कंसिडर करेंगे। अच्छा, एटलीस्ट 5 सेलर्स की, ये ना हो कि नीश सारी नहीं है। अगर उस नीश में सारे सेलर्स नए हैं तो इसका ये एक मतलब हो सकता है कि किसी एक बंदे के पास पेटेंट है और वो हर बंदे को अमेजोन से इन्फ्रिंजमेंट के चक्कर में निकालता जा रहा है, और नए बंदों को आइडिया नहीं हो रहा और नए नए बंदे आते जा रहे हैं। या ये नीश बिल्कुल बिल्कुल नहीं है, तो हो सकता है कि किसी बंदे ने आज के दौर में अगर कोई डेवलपमेंट करता है तो लाजमी जितना शऊर और जितनी आसानी है पेटेंट की, वो पेटेंट फाइल कर लेता है। हमें इसमें एहतियात ये करनी है कि हम मेक श्योर कर लें कि इस प्रोडक्ट में किसी भी तरह का कोई यूटिलिटी या डिजाइन पेटेंट ना हो। उसको फर्दर हम नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस कर लेंगे। कीवर्ड, नंबर ऑफ कीवर्ड्स जो हैं रिवर्स सेशन के बाद जो एक प्रोडक्ट के रेलेवेंट कीवर्ड्स निकलेंगे, जिस तरह हमने लास्ट 2-3 वीडियोस में देखा। अगर आप प्रोडक्ट को यूएसए में देख रहे हैं तो 30+ कीवर्ड्स एटलीस्ट होने चाहिए। अगर आप यूके, जर्मनी या किसी भी दूसरी मार्केट प्लेस में देख रहे हैं तो कम से कम भी 20+ होने चाहिए। अगर आप बहुत छोटी मार्केट प्लेस में जा रहे हैं लाइक दुबई, कनाडा, तो एटलीस्ट 15 से ऊपर आपके कीवर्ड्स होने चाहिए। क्योंकि जितने ज्यादा कीवर्ड्स हैं मतलब उतने ज्यादा रास्ते हैं प्रोडक्ट पर रैंक होने की, और अगर कम रास्ते हैं तो हर बंदा कम रास्तों पर लड़ाई करेगा रैंक होने के लिए। और अगर ज्यादा रास्ते हैं तो इवन इफ 5-6 कीवर्ड्स बहुत कंपेरेटिव हैं, आप बाकी 7-8 कीवर्ड्स के थ्रू अपने रैंकिंग को या लिस्टिंग के ऊपर ऑर्डर लाने के प्रोसेस को आसान कर सकते हैं। अच्छा, ये 17वां पॉइंट कि हमें कीवर्ड्स को, उनकी रेलेवेंसी को मैन्युअली भी चेक करना है। ये ना हो कि आप जो रेलेवेंसी स्कोर का हमने फॉर्मूला लगाया था बस उसी पे रिलाई कर जाएं। आपको हर कीवर्ड को मैन्युअली चेक करना है कि इसकी सेंस बनती हो। उसमें ये भी हो सकता है, लेट से आपने अगर देख लिया कि वुडन लेमन स्क्वीजर में वुडन जितने भी हैं वो एक ही रिजल्ट शो करवा रहा है, तो आप नेक्स्ट सारे वुडन, वो कीवर्ड जिनमें वुडन का वर्ड है उसको स्किप कर दें। और लेट से एक नया आता है लार्ज लेमन स्क्वीजर, हो सकता है कि वो कोई मशीन ही हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक मशीन हो, तो मैं लार्ज के रूट को चेक कर लूंगा कि लार्ज का जो कीवर्ड है, ये मेरी वाली प्रोडक्ट ही दिखा रहा है। अगर एक बार दिखा रहा था मैं बाकी सारे लार्ज वालों को ओमिट कर सकता हूँ। मुझे इस तरीके से एक एक स्मार्ट वे में मैनुअल चेकिंग कर लेनी चाहिए। कीवर्ड डिस्ट्रीब्यूशन, ऐसा ना हो कि आपका लेट से टोटल कीवर्ड्स का सर्च वॉल्यूम 20,000 है और आपका एक ही कीवर्ड 10,000 का हो। क्योंकि फिर मेजोरिटी दुनिया उसी कीवर्ड पर लड़ती रहती है। आपका भी मिसाल के तौर पर आप इस कीवर्ड को इग्नोर करते हैं तो हाफ सर्च वॉल्यूम आप मिस कर रहे हैं और हाफ आपका रेवेन्यू वैसे कम हो जाएगा। लेट से 20,000 का सर्च वॉल्यूम है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ 10,000 का रेवेन्यू, तो मतलब मेरे 10,000 के सर्च वॉल्यूम से हाफ रेवेन्यू जो कि $5,000 बनता है, वो तो उसी से ही आ रहा है। अब उसमें इतनी मार धार है तो वो वैसे ही मेरा कंपटीशन वाला सेक्शन कम हो जाएगा, मुझे उसको अवॉइड करना चाहिए। तो इस तरह की प्रोडक्ट को हम रिजेक्ट करते हैं, हम इस तरह की प्रोडक्ट में बिल्कुल नहीं जाते। अच्छा जी, 19वां पॉइंट है कि गूगल ट्रेंड की स्क्रीनशॉट को देखें कि गूगल ट्रेंड जो है वो कंसिस्टेंट हो, प्रोडक्ट सीजनल ना हो। ऐसा ना हो कि सिर्फ साल में 2 दफा इसकी अच्छी सेल आती है बाकी सारा साल डाउन रहती है। हमें कंसिस्टेंट प्रोडक्ट चाहिए। या ऐसा ना हो कि चलो हम सीजनल प्रोडक्ट में जा भी रहे हैं तो जिस सीजन में उसकी सेल्स लो होती है हम उस सीजन में हमारी इन्वेंट्री पहुंचे, हम प्लानिंग ही ना कर पाए। तो ट्रेंड का जानना, एहतियात करना बड़ा जरूरी है। ये देखिए, ये गूगल ट्रेंड का स्क्रीनशॉट है, कीवर्ड डाला हुआ है, यूनाइटेड स्टेट्स लिखा हुआ है, इधर लास्ट 5 ईयर सेलेक्ट किया है और ये उसका ट्रेंड आ रहा है। अब ये ट्रेंड एक्सेप्टेबल है, ठीक है, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर और यहाँ पर स्पाइक आ रही है, सेल बढ़ रही है, लेकिन बाकी टाइम पे सेल डेड नहीं हो रही। ये ऐसी है कि मेरी चीज सारा साल भी बिकती है और ईदों पर ज्यादा तगड़ी बिक जाती है, डेट इज फाइन। हाँ, अगर ऐसा सिनेरियो कि ईद के ईद ही बिकती है और मिसाल के तौर पर मेरी शूज की दुकान है, सारा साल भी बिकते हैं, ईद पर तगड़े बिक जाते हैं, लेकिन अगर मेरा मेहंदी का काम है तो मेहंदी सिर्फ ईदों पर बिकेगी और बाकी सारा साल को पूछते ही नहीं। तो मैंने मेहंदी वाली प्रोडक्ट को अवॉइड करना है और शूज वाली प्रोडक्ट में जाना है, अगर मैं इसको समराइज करूँ। ये हीलियम 10 का सर्च वॉल्यूम है मेटल डिटेक्टर का।
अच्छा, कीवर्ड के सर्च वॉल्यूम से ज्यादा वेटेज हमारी गूगल की होती है, क्योंकि ये ओवरऑल प्रोडक्ट के स्टैट्स को बताता है। ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड की डिमांड को बताता है, जो हीलियम 10 का ये सर्च वॉल्यूम डिटेक्टर है। तो इसमें क्वाइट पॉसिबिलिटी है कि एक अगर कीवर्ड की सेल डाउन हो रही है तो दूसरे की डिमांड डाउन हो रही है, तो दूसरे की डिमांड बढ़ जाए, दूसरे की डिमांड डाउन हो रही है तो तीसरे की बढ़ जाए। तो इसलिए ज्यादा रिलायबल डाटा हमारे पास गूगल ट्रेंड का है, लेकिन फिर भी हम हीलियम 10 पर जो कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम है उसको भी देखते हैं। और आपका लास्ट जो पॉइंट है वो ROII है। ROII जो है वो 150% या उससे ऊपर होनी चाहिए। ये ROI को कैलकुलेट करने का मार्जिन दिया हुआ है, प्रॉफिट मार्जिन डिवाइडेड बाय लैंडिंग कॉस्ट मल्टीप्लाई बाय 100। अच्छा, रिटर्न ऑन इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है? आमतौर पर क्या कैसे कारोबार चलता है, मैंने कोई चीज ली, ये मेरी इन्वेस्टमेंट आई, वो चीज आगे मैंने बेच दी। लेट्स से मेरी लागत आई किसी एक चीज को बनाने में, कप को बनाने में 500 रुपया, मैंने कप को बेच दिया 1000 में या 300 में। मेरा मार्जिन 300 डिवाइडेड बाय 500 मल्टीप्लाई बाय 100, ये मेरा मार्जिन है। Amazon के केस में क्या होता है, लेट से मैं एक प्रोडक्ट पर मेरी लैंडिंग कॉस्ट मतलब मैन्युफैक्चरिंग से लेकर Amazon के वेयर हाउस तक पहुंचाने में $5 है, ठीक है। उसके ऊपर $5 ले रहा है, फिर फॉर एग्जांपल मैं फर्जी नंबर आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, उसके ऊपर $5 ले रहा है Amazon अपनी कमीशन का, क्या मेरे प्लेटफॉर्म पर बेचते हैं। उसके ऊपर $5 Amazon दोबारा ले रहा है कि जब भी कोई ऑर्डर आएगा तो मैं वेयर हाउस से आपके कस्टमर के घर तक डिलीवर कर दूंगा, और उससे ऊपर $5 आपका मार्जिन है, ठीक है। तो अगर अब अगर आप अपने मार्जिन को ऐसे देखेंगे कि मेरी लागत आई $5 की और मैंने बेचा $20 का, तो वो एक रॉन्ग कैलकुलेशन है, क्योंकि इसके बीच में से 50% चंक तो Amazon ही ले रहा है, और वो आपके बिजनेस के अपने कस्टमर के घर प्रोडक्ट पहुंचाना, डिलीवरी का काम, या एक प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक ला के देना, वो दोनों काम Amazon खुद कर रहा है, तो वो आपसे उसके पैसे चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो हम अपनी असल कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि $5 में मैंने अमेजोन पे चीज पहुंचाई है, और ऊपर $5 ही मेरा नफा है ग्रोस का। लेट से एड्स वगैरह या रिटर्न वगैरह डाल निकाल निकोल के वो मेरा मार्जिन, या उसको बल्कि एड्स वगैरह को भी आप साइड पे करें, अगर तो मेरा मार्जिन $5 का है, मेरी लैंडिंग कॉस्ट भी $5 की है, तो ये 100% ROI बन गया। मैं सजेस्ट कर रहा हूँ हम ऐसे प्रोडक्ट्स को देखें जिनमें मेरा जो प्रॉफिट मार्जिन है ग्रोस, अभी PPC या रिटर्न की कॉस्ट या बाकी चीजें नहीं डाली, उनको करते हुए तकरीबन $7.5 हो $5 की लैंडिंग प्राइस के ऊपर, उस तरीके से मेरा ROII जो है वो 150% हो जाएगा। अब इसमें आप लेट से $4-5 का खर्चा भी डाल लें, प्रोडक्ट रिटर्न की आपको कॉस्ट पड़ गई, आपको जो है वो एडवर्टाइजिंग कॉस्ट पड़ गई, आपको लेट से किसी टूल्स वगैरह की कॉस्ट पड़ गई, तो करते कराते अगर आप $5 के ऊपर $2 या $2.5 भी कमा रहे हो, तो स्टिल दैट इज 50% ROI, विच इज अ गुड ROI अगर हम उसको मंथली बेसिस पर देखें। तो ये टोटल वैल्यूएशन पॉइंट्स हैं। अगर ये मैंने इधर प्राइस का ब्रेकडाउन दिया हुआ है अमेजोन का, आप ये भी कैलकुलेटर वाली इस चीज को छोड़ दें, और ये हमारा प्राइस का ब्रेकडाउन है। फॉर एग्जांपल सेलिंग प्राइस इतनी है अमेजोन की, तो अमेजोन की फीस ये है, स्टोरेज ये पड़ेगी, मेरी लैंडिंग कॉस्ट ये आ रही है, आगे लैंडिंग कॉस्ट वेयर हाउस और वेयर हाउस में रखवाने के, और वहां से UPS के थ्रू अमेजोन के वेयर हाउस में जाने का ये खर्चा है, करते कराते इन द एंड मेरा नीचे मार्जिन आ जाएगा। तो ये जो मैं लास्ट पॉइंट डिस्कस कर रहा था, इन सारे वैल्यूएशन पॉइंट से जो आपकी प्रोडक्ट गुजरे, हम उसी प्रोडक्ट के साथ प्रोसीड करते हैं। और अगर कोई इसमें से किसी भी पॉइंट के ऊपर नहीं पूरी उतर रही, जिनका मैंने बताया कि ये पॉइंट काफी हार्ड है, उनमें तो अगर किसी भी एक पॉइंट पर नहीं उतरी तो वो रिजेक्टेड है। लेकिन जिस तरीके से मैंने कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम को बताया कि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, हमें आइडिया हो जाएगा कि अगर ये ऑप्शन अवेलेबल है तो हम आसानी से रैंक हो जाएंगे, अगर कैप्चर्ड सर्च वॉल्यूम नहीं अवेलेबल, गैप उसमें, तो हमें थोड़ा 3-4 महीने का टाइम ज्यादा लग जाएगा। जितना मेहनत करके प्रोडक्ट को सिलेक्ट करके जाएंगे उतनी ही लॉन्च आगे आसान रहेगी, और जितना हम गट फीलिंग पे जाएंगे कि नहीं मुझे ये चीज समझ आ रही है आओ भेज दो, उतने ही ज्यादा बिजनेस में फेलियर के चांसेस हैं। और ये सिर्फ अमेजोन के बिजनेस के साथ नहीं है, दुनिया के किसी भी बिजनेस में ऐसा ही है। जितनी ज्यादा आप वर्किंग एक वैल्यू को बिल्ड करने में और प्रोडक्ट को तैयार करने में लगाते हैं, उतना ही आसानी से आपका सामान बिक जाता है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, प्रोडक्ट वैल्यूएशन से रिलेटेड हमने डिस्कशन की। और अब नेक्स्ट वीडियो में हम डिजाइन के ऊपर, मार्केट सेगमेंटेशन के ऊपर, ट्रेडमार्क, पेटेंट, इन चीजों के ऊपर डिस्कस करेंगे।